हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। मैं हूं आपकी एक आवाज़। आज लाई हूं मैं आपके लिए एक और नई कहानी जिसका नाम है एक साया। साया क्या होता है साया? चलिए सुनते हैं आज की कहानी। काली घनी अमावस की रात थी। कड़कती बिजली और तेज़ बारिश, चारों तरफ गहरा पसरा हुआ सन्नाटा दिल की धड़कनों को बढ़ाता हुआ। उस सुनसान राह पर तेज़ी से आती एक गाड़ी, अंदर से एक औरत की चीखने की तेज़ी से आती हुई आवाज़ें सबको साफ साफ सुनाई दे रही थी। अचानक से एक जगह पर गाड़ी रुक जाती है। बारिश की वजह से गाड़ी बंद हो गई थी और स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। गाड़ी में राधिका प्रसव पीड़ा से चिल्ला रही थी। साथ में उसके पति रमेश, देवर दीपक और देवरानी सुनैना साथ थी। वो राधिका को अस्पताल ले जा रहे थे और बीच में गाड़ी खराब हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, वो कैसे ले जाए हॉस्पिटल राधिका को। तभी सामने से एक बड़ा सा घर से आती हुई मध्यम रोशनी दिखती है। सभी राधिका को वहाँ ले जाते हैं। ये घर तो किसी भूत बंगले जैसा लगता है। ना जाने कब से बंद पड़ा है। मुझे तो ये यहाँ डर लग रहा है। यहाँ रहना ठीक नहीं है, सुनैना ने घर में प्रवेश करते ही बोला। क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? हालात में भाभी को लेकर कैसे जाएंगे? एक तो वो तेजी से बारिश हो रही है, ऊपर से गाड़ी भी खराब हो गई है। दीपक ने सुनैना को डांटते हुए कहा। राधिका प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही थी और वो बहुत परेशान हो रही थी। दीपक ने भाई से बाहर जाकर किसी से मदद लाने को कहकर चला गया। थोड़ी देर में वो एक गाय को लेकर आया। आप लोगों को इस घर में नहीं आना चाहिए था। ये घर सही नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप लोग इस घर से चले जाइए। यहाँ कोई नहीं रहता। ये 20 सालों से बंद पड़ा है और लोगों का कहना है कि यहाँ एक साया घूमता है। यहाँ आने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। ये सब अंधविश्वास है। इन सब बातों को नहीं मानते। जो भी होगा देख लेंगे। आप पहले भाभी को देखिए, वो परेशान है, रमेश ने दाई से कहा। दाई राधिका को देखने लगी और उन्होंने कुछ चीज़ों का इंतजाम करने को बोला। थोड़ी देर में राधिका ने एक नन्ही परी को जन्म दिया। सब लोग खुश थे। हो भी क्यों ना, एक नन्ही परी जो आई थी उनके घर। तब तक सवेरा हो चुका था। दाई माँ ने सभी को इस घर को तुरंत छोड़ने के लिए और कभी ना लौटने के लिए कहा। बारिश भी बंद हो चुकी थी। दीपक ने मैकेनिक को बुलवाकर गाड़ी भी ठीक करवा ली थी। वो सभी खुशी खुशी राधिका को और बच्ची को लेकर घर आ गए। सासू माँ जो की पूजा कर रही थी, उन सभी लोगों को घर में प्रवेश करते हुए मंदिर का दीपक बुझ गया। कुछ अनहोनी का आशंका से सासू माँ परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बोला और दूसरे रिवाजों को करने में लग गई। अगले दिन पेपर में छपी खबर से में उस दाई माँ की अचानक हुई रहस्यमय मौत से सबको चौंका दिया। रात में कहीं उसकी बातें बार बार कानों में गूंजती रही, लेकिन कुछ दिनों में वह सब सामान्य हो गया और वो बातें भी भूली बिसरी यादें बन गई। घर की खुशी में लेकर आने वाली उस नन्ही परी का नाम अवनी रखा गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही जैसे घर में खुशियाँ कम होने लगी, घर में राधिका के व्यवहार में कुछ परिवर्तन सा आने लगा। वो खोई खोई ही गुमसुम रहती। कुछ समय बाद वो बीमार हो गई। डॉक्टर को दिखाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया राधिका को क्या हो गया है, और एक दिन उसकी मौत हो गई। कारण किसी को पता नहीं चला। घर की खुशियाँ को जैसे किसी की नज़र लग गई हो। उस 1 साल की मासूम बच्ची ने अपनी माँ को खो दिया, जिसने अभी अपनी माँ का प्यार महसूस करना ही शुरू किया था। उस घर में लोगों पर गम के बादल छा गए, लेकिन सभी को अवनी के लिए जीना था। अवनी बीमार के बिना रोती रहती थी। एक दिन अवनी रो रही थी। उसकी चाची सुनैना उसके लिए किचन में दूध लाने के लिए गई। वापस लौटी तो देखा वो हंस खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पास कोई बैठा है, खिला रहा है और वो उसकी तरफ देखकर हंसकर बातें कर रही थी। सुनैना बहुत घबरा गई। तुरंत भाग के उसने अवनी को गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही अवनी फिर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अवनी को किसी से दूर किया गया हो। क्या सोच में अवनी के साथ क्या हो रहा था, या फिर सुनैना का ये वहम था? उस 1 साल की बच्ची के साथ कौन रह रहा था? वो किसी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? आखिर राधिका के साथ अचानक क्या हो गया था? आखिर राधिका अचानक कैसे मौत के मुंह चली गई थी? कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो गया। कुछ दिनों बाद सब उस घर में कुछ अलग सा महसूस करने लगे। सभी को घर में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी थी। अवनी के पास किसी की मौजूदगी का एहसास होता। अवनी को 1 मिनट के लिए भी कोई अकेला नहीं छोड़ता। अक्सर जब सुनैना अवनी के पास से कमरे में बाहर जाती तो उसे लगता कि जैसे कमरे में कोई प्रवेश कर रहा है, लेकिन देखने पर कोई नहीं दिखाई देता। एक दिन रात को सुनैना पानी लेने के लिए कमरे से बाहर गई और सीढ़ियों से उतर रही थी
उसे सीढ़ियों से किसी के ऊपर जाने की आहट महसूस हुई। पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था। फिर उसे कुछ आहट हुई और देखा तो अंधेरे में एक काला साया अवनी के कमरे की ओर जा रहा था। सुनैना एकदम से बहुत डर गई। उसके मुंह से एक कदम की चीख निकली। उसकी चीख सुनकर सब लोग भाग कर आए और लाइट जलाई। सुनैना बहुत घबराई हुई थी। वे भाग के अवनी के कमरे में गई और सब लोग उसके पीछे पीछे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुनैना के घर वालों के पूछने पर घर वालों ने को सब कुछ बताया। सबने उसका वहम समझकर, बुरा सपना समझकर भूल जाने को कहा। तभी उसकी सासू माँ ने भी बताया कि उसे भी कभी कभी अवनी के आसपास किसी के होने का एहसास होता है। कभी कभी बच्ची के साथ किसी के खेलने की आवाज़ आती है, आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अवनी खेलते खेलते सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और अचानक से उसका पैर फिसल गया। सबके मुंह से एक साथ निकला, अवनी। लेकिन ये क्या था? सबका मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा लगा कि अवनी को किसी ने पकड़ लिया है और वो हवा में तैरने लगी है। फिर धीरे धीरे नीचे आई। किसी के मुंह से कोई आवाज़ तक ना निकली और सब हैरान और परेशान थे। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ और क्या करे वो लोग। अब तो सभी को बहुत डर लग रहा था। तभी सासू माँ ने पंडित जी को बुलाया और सभी बातों से अवगत कराया। पंडित जी ने कहा, आपके घर में उस छोटी बच्ची की माँ की अकाल मृत्यु हुई है। वो अपनी नवजात बच्ची को छोड़कर अकाल ही काल का ग्रास बन चुकी है। अब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती है और वह वहीं आसपास भटकती रहती है। अवनी की माँ अपने मातृ प्रेम से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाई है, इसलिए वो अवनी के पास ही रहती है। इसके अलावा उस साई ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। पंडित जी ने उस आत्मा की शांति के लिए घर में शांति पाठ करवाया, घर में पाठ कराया और कन्याएं और गरीबों में भोजन कराया। सभी को कुछ शांति महसूस हुई। इसके बाद घर में काफ़ी कुछ सामान्य जैसा हो गया। सबको यही लगने लगा कि राधिका की आत्मा को शांति मिल चुकी है और सब कुछ ठीक हो गया है। समय भी पंख लगाकर उड़ गया। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है वैसे ही बड़ी हो रही थी और उतनी ही खूबसूरत हो रही थी अवनी। जो भी एक बार उसे देखता बस देखता ही रह जाता। अब वो 17 साल और 6 महीने की हो चुकी थी और आज वो बहुत खुश थी। खुश भी हो क्यों ना, आज उसने अपने कॉलेज में अपना पहला कदम रखा था। अभी तक वो घर के पास ही स्कूल में पढ़ती थी। घर में सबकी लाडली, सभी की आंखों का तारा थी। कभी कोई भी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं करता था। पहली बार वो घर से इतनी दूर आई थी। दूर कॉलेज में जाने के लिए कितना सबको मनाना पड़ा था। एक दिन उसे कॉलेज से निकलने में देरी हो गई और हल्का फुल्का अंधेरा भी हो गया था। कभी अंधेरे में अकेली निकली नहीं थी, इसलिए उसे डर भी लग रहा था। तभी उसने पीछे से कुछ कदमों की आहट सुनी। उसने पीछे मुड़ कर देखने की हिम्मत नहीं हुई और उसने अपने कदम तेज़ कर लिए। पीछे आने वाले कदमों की भी आहट तेज़ होने लगी। अवनी पूरी तरह से डर चुकी थी। तभी अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगी। पत्तों के हिलने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। बिजली कड़कती हुई सुनाई दे रही थी। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और मन ही मन आंखें बंद करके भगवान को याद करने लगी। थोड़ी देर में सब शांत हो गया। मन तो नहीं था, लेकिन हिम्मत करके उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ लड़के ज़मीन पर गिरे तड़पते हुए मिले। अवनी ने सोचा, ये सब किसने किया और कब किया। अवनी बहुत डर गई और वो तुरंत ही भाग के पहुंच गई। सीधा अपने कमरे में पहुंचकर चादर ओढ़ कर लेट गई। सबके पूछने पर उसने कहा कि तबीयत सही नहीं है, इसलिए थोड़ा आराम करने दिया जाए। आखिर कौन था जिसने उन लड़कों को बीच रास्ते में मारा? अवनी को यहाँ कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? क्या वो साया था जो बचपन से अवनी के साथ रह रहा था? रात की हुई घटना से अवनी परेशान, डरी हुई, सहमी अपने कमरे में दुबकी बैठी थी। तभी उसके पापा आए और प्यार से पूछने लगे कि उसके साथ क्या हुआ। तो उसने सारी घटना अपने पापा को समझा दिया। पापा ने समझाया, तेज़ हवा की वजह से वो पेड़ गिर गया होगा और वो लड़के उसकी चपेट में आकर घायल हो गए होंगे। बेटा मेरा तो बहुत बहादुर है, वो इतनी छोटी छोटी बातों से नहीं घबराता। लव यू पापा कहते हुए अवनी ने पापा को गले लगा लिया। अब अवनी का सारा डर गायब हो चुका था और वो खुशी खुशी अपने कॉलेज की ज़िंदगी में मस्त हो गई थी। इसी तरह कोई महीने बीत गए। उसके क्लास में एक लड़का था जिसका नाम राजीव था। अवनी को पसंद करता था। वो छुप छुप कर उसको देखा करता था। वो मन ही मन अवनी से प्यार करने लगा था, लेकिन कभी अवनी से अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया। उसे डर था कि कहीं अवनी उसके प्यार को समझ ना पाए और इनकार कर दे, फिर उसके प्यार का मजाक ना उड़ाए। इसलिए वो कभी कुछ नहीं बोला। दोस्तों के बहुत समझाने पर उसने 2 दिन बाद प्रेम दिवस पर अवनी को अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया और उसने अवनी को अपने दिल की बात बता दी। अवनी भी उसे मन ही मन पसंद करती थी, इसलिए उसने राजीव को प्यार का स्वीकार किया।
दोनों ही अपने ही प्रेम के सागर में खो गए। इन दोनों के प्रेम से अगर किसी को परेशानी थी तो वो साया जो अवनी के साथ हमेशा से रहता था। उसी दिन अवनी को घर छोड़ने के बाद घर वापस लौटते समय राजीव के साथ एक हादसा हो गया। राजीव को खुद नहीं समझ आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। अचानक से उसकी गाड़ी की स्पीड तेज़ हो गई। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन ब्रेक भी काम नहीं कर रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी गाड़ी के आगे कोई चल रहा था। गाड़ी रुक गई, रुक ही नहीं पाई और उसने आवाज़ लगाकर उस इंसान को सामने से हटने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं हटा। उसे बचाने के चक्कर में उसने अपनी गाड़ी को दूसरी ओर मोड़ दिया और सड़क के किनारे एक बड़े से पेड़ से उसकी गाड़ी की टक्कर हो गई। राजीव के सर पर चोट लग गई और वो बेहोश हो गया। रास्ते में जा रहे कुछ लोगों ने देखा तो राजीव को उठाकर अस्पताल ले गए। राजीव को काफ़ी समय के बाद होश आया। उसे सर पर काफ़ी चोट लगी थी। अवनी को जब ये पता चला तो वो बहुत परेशान हो गई और वो तुरंत राजीव से मिलने अस्पताल पहुंच गई। राजीव को सही सलामत देखकर जान में जान आई उसकी, और थोड़ा गुस्सा भी किया कि वहाँ कहाँ ध्यान था उसका, और तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकते क्या तुम। राजीव के एक्सीडेंट की वजह से बहुत लोग उसके मिलने आने लगे थे। अवनी ने कल आने को बोलकर वो चली गई। उसके जाने के बाद महेंद्र सिंह जो राजीव के अंकल थे उसके पास आए और अवनी के बारे में राजीव से पूछा। चाचा, ये अवनी है, मेरे कॉलेज में पढ़ती है। महेंद्र जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, उन्होंने राजीव को अवनी से दूर रहने को कहा और कभी ना मिलने को कहा। चाचा, मैं अवनी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप मुझे उससे दूर रहने के लिए क्यों कह रहे हैं? आखिर क्या कारण है? राजीव ने कहा। देखो राजीव, मैं पूरी तरह अभी नहीं कह सकता, लेकिन अवनी के साथ कोई बड़ी समस्या ज़रूर है। तुम्हें तो पता ही होगा, मैं किसी भी नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, और मुझे अवनी के यहाँ आते ही उसके साथ एक नेगेटिव एनर्जी का होने का आभास हुआ। तुम्हें उससे खतरा हो सकता है, इसलिए तुम्हारा उससे दूर ही रहना अच्छा होगा, चाचा ने समझाते हुए कहा। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। अगर उसके साथ कोई समस्या है तो वो हम मिलकर उसका सामना करेंगे, और फिर आप भी हमेशा हमारे साथ ही है। मैं किसी भी समस्या में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, राजीव ने कहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ तुम उसके साथ कभी भी बाहर नहीं जाओगे। मैं उसके बारे में सब कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ। इसी बीच अवनी रोज़ राजीव से मिलने अस्पताल आती थी और उसका हर संभव ख्याल रखती थी। राजीव जल्द ही स्वस्थ होकर घर आ गया और उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। फिर दोनों ने एक साथ वक्त बिताना भी स्टार्ट कर दिया था। एक दिन शाम को राजीव और अवनी कार में जा रहे थे। अचानक से अवनी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो इधर उधर देखने लगती है, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। तभी उसे वो बंगला दिखाई देता है जहाँ उसका जन्म हुआ था। उसे देखते ही उसने राजीव को गाड़ी रोकने के लिए चिल्लाया। क्या हुआ अवनी, कुछ परेशानी है क्या? अवनी को हैरान परेशान देखकर राजीव ने तुरंत गाड़ी रोक दी। राजीव, मुझे कोई बुला रहा है। अरे वहाँ कोई नहीं है, दूर दूर तक हमारे सिवा कौन आवाज़ देगा तुम्हें? मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। तभी अवनी ने गाड़ी से उतरने लगी। राजीव के बार बार पूछने पर की कोशिश की, लेकिन अवनी से कोई जवाब नहीं मिला। अवनी मदहोश सी उस बंगले की ओर जाती हुई दिख रही थी। अवनी को लग रहा था जैसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। राजीव भी तुरंत गाड़ी से उतरकर अवनी चिल्लाते हुए उसके पीछे चला जा रहा था। जैसे ही अवनी ने उस बंगले में प्रवेश किया, उस बंगले का दरवाज़ा अपने आप ही अंदर से बंद हो गया। राजीव ने दरवाज़ों को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी गाँव वाले भी इकट्ठे हो गए और उसकी मदद करने लगे। दरवाजे को तोड़कर अंदर गए। अंदर अवनी बेहोश पड़ी हुई थी। राजीव ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। किसी तरह से वो अवनी को लेकर उसके घर आया। घर में सभी लोग बहुत परेशान हुए। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाया कि अवनी के साथ हुआ क्या है। किसी भी दवा का कोई असर नहीं हो रहा था। राजीव बहुत परेशान हो गया था और राजीव ने अपने चाचा को फ़ोन किया और अवनी के साथ हुई सारी बात को विस्तार से बताया। थोड़ी देर में उसके चाचा एक बूढ़े व्यक्ति के साथ आए। अवनी को देखकर वो बूढ़ा आदमी चौंक गया। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, अवंतिका। आखिर ये अवंतिका कौन थी? उस बंगले में अवनी के साथ क्या हुआ था? आइए जानते हैं। राजीव के चाचा जिस बूढ़े व्यक्ति को लेके आए थे वो तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे। अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए करते थे। बाबा के मुंह से अवनी को देखकर अवंतिका नाम उसे बुलाना सभी को एक पल के लिए चौंका दिया। बाबा, ये अवंतिका नहीं, अवनी है, राजीव ने बाबा से कहा।
भले ही ये अवनी हो, लेकिन इसका चेहरा बिल्कुल अवंतिका जैसा नजर आता है। बाबा ने सबको बताया। बाबा देखिए ना, अवनी को क्या हो गया है, ना आंखें खोलती है ना कुछ बोलती है। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। महेंद्र जी ने मुझे अवनी के बारे में सब कुछ बता दिया है। अवनी के साथ जो भी घटनाएं हो रही है उनका सबका पता लगा करने की कोशिश करूँगा और इस सब को ठीक करने की भी पूरी कोशिश करूँगा। बाबा ने अवनी के सर पर हाथ रखा और आंखें बंद की। तभी वो चौंक उठे। क्या हुआ बाबा? बाबा कोई परेशानी है क्या? महेंद्र ने सवाल किया। इस लड़की की जान खतरे में है। इसके पास सिर्फ 2 ही दिन है और इसके पास 2 ही दिन की ज़िंदगी भी बची है। आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? आप अवनी को बचा लीजिए। आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप मुझे उसके साथ हुई सारी घटना विस्तार में बताइए। सब कुछ समाधान, तभी मैं समाधान निकाल सकूँगा। सभी ने अवनी के साथ बचपन में हुई अब तक की घटना के बारे में बताया। बाबा आप जो चाहे कीजिए, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रोते और गिड़गिड़ाते हुए अवनी के पापा ने कहा। आप लोग सब्र रखिए, मुझे जो भी हो सकेगा और मैं संपर्क कोशिश करूँगा। मुझे इसे बचाने के लिए ये जानना पड़ेगा कि वो साया कौन है और इसके पीछे क्यों पड़ा है। आखिर अवनी से वो क्या चाहता है, इस लड़की से आखिर उसका क्या वास्ता है। बाबा ने उन सभी को थोड़ा दूर जाने को कहा और अवनी के पास बैठकर उसके सर पर हाथ रखकर आंखें बंद कर कुछ मंत्रों उच्चारण किया। तभी उनका शरीर कांपने लगा। सभी डर गए, लेकिन बाबा ने किसी को भी पास न आने दिया और पास आने से सबको मना कर दिया और लोग दूर खड़े हो गए और देखने लगे। परेशान भी हो रहे थे। तभी बाबा ने आंखें खोली और सभी को कमरे से बाहर आने को कहा। मुझे अवनी और उसे साई के बीच के संबंध के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वो साया जन्म के साथ ही अवनी के साथ है और उसकी परछाई बनकर उसके साथ ही रह रहा है। वो अवनी के 20 साल पूरे होने का इंतज़ार कर रहा है। परसों अमावस की रात अवनी 20 साल की हो जाएगी और वो हमेशा के लिए अपनी दुनिया में उसे ले जाएगा। वो साया बहुत शक्तिशाली है और उसे रोकना किसी के बस की बात ही नहीं है। बाबा आखिर वो मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ा है? मेरी बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? अवनी के पापा बहुत ही परेशान होकर बाबा से बोले। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, उस बंगले से जुड़ी कहानी जिसमें अमावस की रात को आपका रुकना और वह वहीं पर बच्ची का जन्म हुआ। आज से लगभग 40 साल पहले राजगढ़ में एक जमींदार रहता था। उसका नाम था सूर्यभान सिंह राठौड़। वो अपनी रियासत के सबसे बड़े जमींदार थे। रुपए पैसों की जैसी कोई कमी नहीं थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था अवंतिका। अवंतिका बहुत ही सुंदर लड़की थी। अपने नाम से ही वो अनुरूप और शांत स्वभाव की थी। हर रोती को वो हंसता कर देती थी। उसकी मुस्कान देखकर अपना दर्द भूल जाते थे सब। जमींदार को घोड़ों का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपने बंगले के पीछे एक अस्तबल बनवाया था जहाँ हर किस्म के घोड़े थे। बहुत से लोग को तो वो जमींदार ने सिर्फ अपने घोड़ों को देखभाल के लिए रखा गया था। उस अस्तबल की देख रेख का पूरा जिम्मा राम सिंह नाम के एक व्यक्ति पर था, जो कि जमींदार का बहुत भरोसेमंद आदमी था। उस राम सिंह का बेटा रघु, जो बहुत ही सुंदर, समझदार और सुलझा हुआ लड़का था, अपने पिता के साथ ही अस्तबल की रखवाली में मदद करता था। रघु दिल का बड़ा साफ था और सच्चा भी था। कोई भी इंसान उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता था। तो क्या है इस अवंतिका और रघु की बात? आइए जानते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 2 जल्द ही आएगा आप लोगों में। थैंक यू वेरी मच।